नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपीएससी जो है प्रीलिम्स परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में दृष्टि डिवीजन दृष्टि है, इसका टेस्ट हम लोग देख रहे थे, टेस्ट नंबर 17। ठीक है, तो पिछला दिन आपको सी सेट कंप्लीट करा दिया गया था, टेस्ट नंबर 9। और ये टेस्ट नंबर 17 का जो है प्रश्न 50 प्रश्न बचा हुआ था, तो आज ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अगला दिन टेस्ट नंबर 18 इसका फुल लेंथ का टेस्ट जो है मिलने वाला है। ठीक है, दृष्टि में यदि बात करें हम लोग, तो क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में एक जीएस का पेपर होता है, एक सी सेट का। जीएस में देखिए तो टोटल हम लोग 17 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 3 टेस्ट बचा हुआ है, जल्दी करा दिया जाएगा। सी सेट में टेस्ट नंबर 9 तक लगभग कंप्लीट हम लोग 9 कर ही लिए, एक टेस्ट यहाँ पे बचा हुआ है। इसके अलावा आप सभी को बताया गया है कि देखिए मंडे के बाद आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, 5 टेस्ट आपको जो है फुल लेंथ का, ठीक है, ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिविजुअल आपको बता दिया जाएगा, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ के और प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं वैसे अटेम्प्ट करेंगे OMR वगैरह पे। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी ये टेस्ट आज थोड़ा ये लाइव फॉर्मेट में नहीं है। बाकी मैं जो है जो भी आप कमेंट लिखेंगे उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो है आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। किसी प्रश्न में जैसे लाइव होता है तो आप लोग डाउट वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें उम्मीद करते हैं कोई डाउट वगैरह नहीं बनेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 51 में क्या लिखा गया है। निम्नलिखित जो है प्राचीन महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको क्रम लगाना है। ठीक है, नॉर्थ से आपको साउथ की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुरु है, मत्स्य है, मगध है, अवंती है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। कुरु जो है आपको पता है हस्तिनापुर का राजधानी था। ठीक है, और देखे तो ये दिल्ली के आसपास ही पड़ जाएगा, तो सबसे पहले आपको कुरु ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो मत्स्य, मत्स्य जो है आपको जयपुर राजस्थान के आसपास पड़ेगा। ये भी सीक्वेंस ठीक ठाक है। इसके बाद देखेंगे तो आपका मगध हो गया, और देन अवंती। मगध के बारे में तो सारे लोग परिचित ही होंगे। ठीक है, बिहार, और ये सबसे मजबूत था। इसका राजधानी जो है राजगिरी या गिरिब्रज था। ठीक है, और इसके बाद आपका अवंती। क्लियर है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए लाइव जैसे आप लोग आंसर करते हैं वैसे आंसर करते रहेंगे, हम सफिशिएंट आप सभी को टाइम जरूर देंगे। ठीक है, बाकी देखिए अवंती से रिलेटेड एक बात याद रखेंगे, अवंती का 2 राजधानी था। ठीक है, एक तो देखेंगे तो उज्जैनी, और एक जो है महिष्मती। इस सबको ध्यान रख सकते हैं। बाकी 16 महाजनपद थे, और उनका लोकेशन वगैरह थोड़ा दिमाग में अगर रखेंगे, लोकेशन से भी यूपीएससी में जो है प्रारंभिक परीक्षा में देखे तो बहुत बार प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी भारत से बाहर देखते हैं तो गंधार वगैरह, कम्बोज वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक, एक प्रश्न है, आप लोग बताएंगे कि काशी, या आप लोग बता दें कि अंग जो है, अंग की स्थिति बता दें, अंग कहाँ पड़ता है, अंग का वर्तमान स्थिति आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होयसल के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो है सिद्धया का सटीक जो है वर्णन करता है। होयसल, सिद्धया। देखिए सिद्धिया के बारे में बात कर, देखिए लिख रहा है कि औपचारिक उपहार जो समंतों द्वारा होयसल राजा को राज तिलक के रूप में दिया जाता था। एक शाही आदेश जो होयसल सम्राट द्वारा प्रांतीय राज्यपाल को जारी किया जाता था। एक अस्थायी राजस्व व्यवस्था जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित भू राजस्व वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जो है टर्मोलॉजी से प्रश्न पूछा ही जाता है। सीधाया जो है अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को ही संदर्भित करता है, और जनरली कुल उपज का जो है 1/6 से 1/7वां हिस्सा, यानी 1/7वां भाग जो है टैक्स आपको उस समय लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे टर्मोलॉजी आपको होयसल राजवंश में देखने को जो है मिलेंगे उस समय। ठीक है, जैसे एक आपको सुनक देखने को मिलेगा, सुनक। सुनक तो ये व्यक्तिगत कर होता था, सुनक। कुछ भी इसमें से प्रश्न आपसे जो है बनाया जाता जा सकता है। जैसे एक आपको भट्ट देखने को मिलेगा, ये सैनिकों के लिए जो अनाज कर था इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा देखेंगे तो उद्दी रिया जो है से ये शाही घोड़े के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका 53, सतवाहन काल के बारे में पूछा है कि कौन सा इसमें आपको सही है।
क्योंकि फुल लेंथ का टेस्ट है तो सारे प्रश्नों का समावेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए लिखा है कि सतवाहन जो है शासन स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, जो पारंपरिक ब्राह्मणवादी धारणा के विपरीत था कि केवल क्षत्रिय ही शासन करने का अधिकार रखते हैं। दूसरा लिख रहा है सतवाहन अभिलेख में अक्सर मातृवंशीय वंशावली का उल्लेख मिलता है, जो धर्म शास्त्रों में निर्धारित पितृसत्तात्मक जो मानदंड है इससे कुछ अलग है, भिन्न है। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए दक्कन दक्षिण भारत में देखेंगे तो सतवाहनों को द्वारा जो है वहां पे सत्ता जो है शासन सत्ता संभाला जाता था, बिल्कुल ये ब्राह्मण ही मानते थे। ठीक है। और जैसे क्षत्रिय शासन का अधिकार रखते थे तो उसके विपरीत वाले विचार थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। और मातृवंश ये आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है शतवाहन शासक अपने नाम के आगे जैसे देखेंगे तो सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने माता का नाम पहले लगाते हैं। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल उस समय जो है पितृसत्तात्मक जो मानदंड था उससे अलग ये भिन्न जा रहे थे ये लोग। क्लियर है। चलिए, यानी उस समय देखा जाए तो महिलाओं का जो है सामाजिक रूप में स्थिति थोड़ा जो है बेहतर देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बाकी दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जैन दर्शन के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है स्यातवाद की अवधारणा का सटीक वर्णन करता है। सारे प्रश्न बहुत बेहतर बेहतर है। लिखिए, ये जैन शास्त्रों में प्रकट निरपेक्ष सत्य का सिद्धांत है। ये सिद्धांत है कि सभी कथन किसी विशेष दृष्टिकोण या तरीके से ही सत्य होते हैं। देखिए, ये जो स्यायवाद है बिल्कुल इसका सटीक वर्णन ऑप्शन बी स्यायवाद। स्यात का मतलब क्या होता है, किसी तरीके या किसी विशेष दृष्टिकोण, और वाद का मतलब क्या होता है आपका सिद्धांत। तो इसका मतलब यही हो गया कि सभी कथन किसी विशेष दृष्टिकोण से देखा जाए। अब एक ही चीज को जो है आप अलग अलग एंगल से देखते हैं, आपको अलग अलग चीजें जो है दिखती है। जैसे देखिए एक कलम हम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब कलम को यदि टॉप से देखेंगे, यदि टॉप से तो आपको एक सर्कल दिखेगा। अब यहाँ से कोई देखता है तो आपको एक जो है लेंथ लंबाई में दिखेगा। यानी कहने का मतलब एक ही जो है वस्तु का जो है देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित दार्शनिक प्रणाली और उनके संस्थापक के बारे में विचार करना है, तो फैक्ट ही पूछा गया है। एक तरफ तो दर्शन है और दूसरे तरफ कौन है, संस्थापक है। पूछा है कितना युग इसमें सही सुमेलित है। देखिए, सांख्य दर्शन लिखा है कपिल। देखिए, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल ही थे। ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस दर्शन में देखा जाए तो ब्रह्मांड की रचना को पुरुष और प्रकृति के द्वैत सिद्धांत के माध्यम से जो है बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। योग, योग लिख रहा है पतंजलि, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। योग दर्शन जो है, योग सूत्र पतंजलि के द्वारा ही दिया गया था। यानी देखिए, अब मोक्ष प्राप्ति करना है तो उसका एक साधन क्या हो सकता है, योग भी हो सकता है। ठीक है। अब सब जो भी दार्शनिक विचारधारा है इनका अपना अपना विचार है। सांख्य दर्शन का फिलॉसफी अलग है, योग का है कि योग के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं आप, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी आसन प्राणायाम ध्यान समाधि करके। ठीक है। अभ्यास करके मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अगला है न्याय। न्याय का लिखा है गौतम, ये भी क्या है आपको करेक्ट ही है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ही है। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो तर्कशीलता और प्रमाण के प्राप्ति पे ही ये जो है केंद्रित है। ठीक है। अगला है वैशेषिक। वैशेषिक का लिख रहा है कर्णाद, ये भी देखिए सही ही सुमेलित है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है। एक एक प्रश्न का उत्तर जैसे आप लोग लाइव क्लास में करते थे, एक आध दिन के लिए थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण आप लोग को इस फॉर्मेट में जो है ये टेस्ट मिल रहा है, तो आप लोग एक एक प्रश्न का जो है उत्तर बिल्कुल लाइव क्लास जैसे ही करते रहे। अगला देखिए 56 नंबर, एग्री जो है वोल्टाइक फार्मिंग, इसी के बारे में पूछा है। विचार कीजिए और बताइए कितना जो है सही है। ये कृषि और सौर फोटोवोल्टाइक विद्युत उत्पादन के लिए भूमि के एक साथ उपयोग को संदर्भित करता है, जिससे भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ती है। पहला वाला क्या है आपको करेक्ट है। एग्री वोल्टाइक, देखिए नाम ही है एग्री और वोल्टाइक, तो बिल्कुल इसको एग्री वोल्टाइक बोलते हैं। और
इसमें देखा जाए तो भूमि क्षेत्र का उपयोग और ऊर्जा उत्पादन और कृषि उत्पादन दोनों के लिए हम लोग इसको करते हैं, यानी दोहरा उपयोग भूमि का उत्पादन उत्पादकता को क्या करता है, इसमें अधिक बना देता है। ठीक है, पहला तो करेक्ट है, बाकी अगला ऑप्शन देखते हैं। लिख रहा है कि एग्रो जो है वोल्टिक सिस्टम आंशिक छाया के माध्यम से वाष्पीकरण को कम करके शुष्क जो है क्षेत्रों में फसल के पैदावार को क्या करता है, ये सुधार कर सकता है। दूसरा, ठीक है, तो एग्रीवोल्टाइक में देखेंगे नीचे फसल होगा आपका और ऊपर क्या होगा, आपको फोटोवोल्टाइक सेल होगा यानी पीवीसी पैनल होगा। और बिल्कुल देखा जाए तो आंशिक छाया के माध्यम से वाष्पीकरण को कम करेगा ये। आप नीचे फसल लगा हुआ है, सिंपल सा बात है, तो इससे आंशिक छाया मिलेगा और इससे वाष्पीकरण कम होगा, शुष्क क्षेत्र में फसल का पैदावार में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है आपका 57, जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में पूछा गया है। इस सब टर्मोलॉजी से आप लोग ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं। यहाँ पे 3 कथन है और बताना है कौन सा सही है। देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट, देखिए क्या लिखा है, किसी क्षेत्र का वो जैव विविधता हॉटस्पॉट बनने के लिए उसमें कम से कम 1500 प्रजाति जो है संवहनीय पौधे या स्थानीय होना चाहिए और उसका मूल जो है प्रकृति वनस्पति का कम से कम 70% भाग नष्ट हो चुका होना चाहिए। देखिए डिफिनीशन आपको बताया गया था कि संवहनीय पौधा का कम से कम 1500 प्रजाति होना चाहिए और कम से कम 70% मूल निवास स्थान नष्ट हो जाना होना चाहिए। पहला वाला तो बिल्कुल देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए कुछ मानदंड है और उसमें 2 मानदंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहला वाला बिल्कुल आपको करेक्ट है। ठीक है, बाकी अभी हालिया स्थिति बात किया जाए तो विश्व भर में 36 क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट के रूप में योग्य हैं। बाकी चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। लिख रहा है कि सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में स्थित है, सभी, क्योंकि वहां प्रजातियों की समृद्धता और जलवायु की स्थिरता होती है। बताइए सही है क्या? देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट तो बहुत सारे उष्णकटिबंधीय में है, लेकिन यहाँ पे सभी वर्ड यूज किया है, ऐसे में स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में स्थित नहीं है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में भी है, घास का मैदान है, भूमध्य सागरीय जलवायु में भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हिमालयन हॉटस्पॉट में अल्पाइन घास का मैदान है, भूमध्य सागरीय बेसिन में देखेंगे तो समशीतोष्ण जलवायु वाला एक हॉटस्पॉट है। इसको तो आप लोग क्लियरली इनकरेक्ट देखिए, जहां भी सभी दिखे केवल दिखे तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत विश्व के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में सम्मिलित है, जिनमें 2 की सीमाएं भारत के राष्ट्रीय सीमा से बाहर भी विस्तृत है। बताइए तीसरा सही है? देखिए विश्व भर में मान्यता प्राप्त 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट का आवास बिल्कुल है और 2 का सीमा तो बिल्कुल राष्ट्रीय सीमा से बाहर भी विस्तृत है, ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में यदि बात करेंगे, देखिए भारत में यदि बात करेंगे तो आपका जो एक हिमालय हो गया, हिमालय, पश्चिमी घाट, ठीक है, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड हो गया, निकोबार द्वीप समूह सहित हो गया। इसमें देखेंगे तो जो इंडो बर्मा है और सुंडालैंड ये बिल्कुल जो है आसपास के देशों तक जो है विस्तृत है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन ये आपका 3 सही था। और ये एनसीईआरटी का लेक्चर जब आपको कराया जा रहा था ये सब चीजें आपको बताई गई थी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 3 नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1 और 3, 2 गलत था, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्या लिखा है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। ठीक है, और आपसे पूछा गया कितना कथन इसमें सही है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला क्या लिख रहा है, ये नीलगिरी जो है शहर का एक प्रकृत आवास है जो कि एक स्थानिक और संकटग्रस्त पर्वतीय खुरदरी प्रजाति है। बताइए, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, केरल में स्थित है आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी तहर का ही प्राथमिक प्रकृत आवास है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो संकटग्रस्त प्राणी हैं, जो आईयूसीएन में देखेंगे तो लुप्त प्राय प्रजाति की सूची में भी शामिल है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या लिख रहा है, उद्यान जो है अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दूसरा बताइए सही है क्या? देखिए उद्यान तो पश्चिमी घाट में है,
ठीक है, तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, लेकिन नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मन्नार क्षेत्र में आता है। ये देखिए, सब आपसे जानकारी इफेक्ट ही पूछा गया है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट, यहाँ पाई जाने वाली शोला घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र कई स्थानिक फूलों वाले पौधे का समर्थन करता है, जिसमें 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला दुर्लभ नीरकरुंजी भी शामिल है। तीसरा बिल्कुल सही है। तो उद्यान में देखेंगे तो उसका अनूठी ये विशेषता है। और यहाँ पे नीलकुरिंजी, जिसको एस्ट्रोबिलैथस उन्थियाना भी बोलते हैं, 12 वर्ष में एक बार ये खिलता है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का क्या बन जाएगा, फिर से सी, एक और तीन ही सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक संदर्भ में गैप लिमिटेशन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। गैप लिमिटेशन, पहला क्या लिख रहा है, एक खराब दृश्य क्षमता के कारण शिकार का पता लगाने में शिकारी का समर्थता को संदर्भित जो है करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है, इसमें मौसमी खाद्य पदार्थ की कमी के कारण शिकारी की आहार दर सीमित होने का उल्लेख है। यह शिकारी के मुख्य भौतिक आकार द्वारा लगाए गए शिकार के आकार की सीमा को दर्शाता है। गैप लिमिटेशन, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में एक अवधारणा है जिसमें शिकारी का अधिकतम आकार को परिभाषित किया जाता है। यानी एक जो शिकारी है उपभोग कर सकता है, तो शिकारी का मुख्य या गैप के भौतिक आकार इसमें निर्धारित होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, मत्स्य हो गया, उभयचर हो गया, कुछ सरीसृप, विशेष रूप से बात करें तो मुख खोलने पे आकार में शिकार का चयन में सख्त जो है बाधा ये डालता है। ये गैप लिमिटेशन शब्द का सही वर्णन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य भौतिक आकार द्वारा लगाए गए शिकार के आकार के सीमा को। अगला देखिए, एक व्याख्यान दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त विवरण के अनुसार सबसे उपयुक्त रूप से कौन सा वर्णित है, और ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए लिख रहा है कि ये क्षेत्र जो है विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र के बीच एक संक्रमण का क्षेत्र है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये भारत के उत्तर पूर्व में तुरा श्रेणी में स्थित है। ये क्षेत्र भारत का एकमात्र वानर प्रजाति उलाक गिब्बन की आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ दुर्लभ जो है आर्किड और औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। ये क्षेत्र घने उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनों से युक्त है, जो कार्बन जो है अवशोषण को उच्च क्षमता रखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर जो है इसके बारे में वर्णन कर रहा है। ये किसके बारे में, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, मेघालय में इसकी स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हाथी रिजर्व के बारे में पूछा गया है, कितना कथन इसमें आपको करेक्ट है। ठीक है, देखिए लिख रहा है कि भारत में हाथी रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। बताए सही है क्या। देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। इसी के तहत इसको देखा जाए तो अधिसूचित क्षेत्र को रूप में नामित किया गया, ना कि जो वन्य जीव 1972 है। ठीक है, तो 1992 जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसी के तहत, तो पहला वाला तो सही नहीं बनेगा। दूसरा देखिए क्या लिख रहा है, लेमरू जो है हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। लेमरू, बिल्कुल लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ही है। और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हाथी के आवास को संरक्षित रखने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया। उड़ीसा और झारखंड में जो भी पलायन कर हाथी है उनके लिए गलियारा क्षेत्र बनाने की बात भी की गई है। भारत का पहला हाथी रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया था। पहला, ये तो गलत हो गया, पहला हाथी रिजर्व कहाँ, सिंहभूम, और 1992 में, और ये 1992 में बनाया गया था। चूंकि 1992 में बिहार झारखंड एक ही था, तो उस समय तो बिहार था। ठीक है, लेकिन आज जो है कहाँ चला गया, झारखंड में। ठीक है, 1992 में। ये गलत हो गया आपका, और असेम ऑप्शन नंबर केवल एक सही होगा। देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 62 पे। निम्नलिखित पादप प्रजाति पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा शाक भक्षण के प्रति रासायनिक अथवा रूपात्मक सुरक्षा प्रदर्शित करता है।
निम्नलिखित पादप प्रजातियों पर विचार करना है, बताना है कौन सा शाक भक्षण के प्रति रासायनिक और रूपात्मक। पहला है एकेसिया है, कैलोट्रोपिस है, निकोटियाना जो है टैबकम यानी तंबाकू का पौधा है, और अफीम पोस्ता है। देखिए, पौधे जो भी होते हैं, अब शाकाहारी लोग तो इसका सेवन वगैरह करते हैं, उससे बचने के लिए कुछ जो है संरक्षण तंत्र विकसित किया गया है। उसी में क्या है आपका जो है एक रूपात्मक बचाव है, जैसे थर्न स्पाइन हो गया, और एक रासायनिक बचाव होता है, ठीक है, जिसमें विषाक्त या निवारक, पाचन अवरोधक, यौगिक वगैरह शामिल होते हैं। पहला है एकिशीनिया, बिल्कुल करेक्ट है। ये तीक्ष्ण कांटा इसमें होता है, जो शाकाहारी द्वारा उपयोग करने को रोकने के लिए इसमें इसका रक्षा करता है। इसमें अब कांटा होगा तो इसको इजिली जो उपभोग कोई नहीं कर सकता है। कैलोट्रोपिस, ये भी करेक्ट है, विषैला रासायनिक उत्पाद करता है। और गाय और बकरी जैसे पशु को जो है चरने से क्या करता है, ये रोकता है। निकोटियाना जो है टैबकम यानी तंबाकू का पौधा जो है, बिल्कुल, इसमें निकोटीन का उत्पादन होता है, पता ही है, और शाकाहारी जो है और कीटों के खिलाफ रासायनिक रक्षा के रूप में भी जो है। और अगला अफीम पोस्ता, बिल्कुल ये भी क्या है, करेक्ट ही है। मॉर्फिन, और इसमें देखा जाए तो अन्य एल्काइड इसका उत्पादन होता है, जो जानवरों पे देखेंगे आप तीव्र प्रभाव जो है डालेगा, ये भी रक्षा करने का ही काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 63। मोनो जो है ट्रेम के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें करेक्ट है। 63, ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। लिख रहा है सभी जीवित जो है मोनोट्रेम केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। देखिए, मोनोट्रेम स्तनधारी का ही एक क्या है, आदिम समूह है, जो जीवित संतति को जन्म देने के बजाय अंडे देने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इनका 5 ही जीवित प्रजाति है। इकविल्ड जो है, लेप्टिप्स, एकिडनास की जो है 4 प्रजातियां लगभग मौजूद है, और सभी के सभी जो है ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में ही, तो ये करेक्ट है। अगला देखिए, एकिडीना अंडे देते हैं और मादा अपने पेट पे बने थैले में उन्हें तब तक रखते हैं जब तक वे हैच ना हो जाए। ये भी क्या है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। लेप्टिस के नर जो है विष उत्पन्न करते हैं, जो उनकी रक्षा प्रणाली का कार्य करता है। सब सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रॉटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में पूछा गया है, ये रहा आपका ऑप्शन, कितना इसमें सही है। अब ये प्रश्न तो ऑलरेडी हो चुका है डिस्कस, बताना है कितना सही है। कन्वेंशन खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। रॉटरडैम, देखिए रॉटरडैम कन्वेंशन कब अपनाया गया था, 1998 में, और 2004 से लागू किया गया। पर्यावरण को समझौता के लिए था, जो भी खतरनाक जो है रसायन और कीटनाशक व्यापार से रिलेटेड जो है उसी के लिए डिजाइन वगैरह किया गया था, तो बिल्कुल ये सही है। ये पक्षकारों के बीच साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर आधारित है, ये भी आपको करेक्ट है। कन्वेंशन में एफएओ और यूएनपी द्वारा संयुक्त रूप से जो है प्रशासित किया जाता है। बिल्कुल, दो संयुक्त निकाय हैं, एक तो आपको एफएओ, ठीक है, यानी जो आपका संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है, और एक यूएनएपी यानी संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। अगला देखते हैं, बाकी ये सब सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे डी। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में कौन सा जो है विकल्प पशु शरीर विज्ञान, एनिमल जो है फिजियोलॉजी के संदर्भ में जो है एस्टिवेशन शब्द का सबसे जो है उपयुक्त परिभाषा दे रहा है। देखिए, टर्मोलॉजी से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला लिखा है कि अत्यधिक शीत वातावरण में ऊर्जा की बचत के लिए जानवर द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता की अवस्था है ये। निर्जलीकरण को रोकने के लिए उच्च तापमान और शुष्क अवधि के दौरान जानवरों द्वारा दर्ज की गई कम चयापचय गतिविधि की स्थिति है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल जो है साइकोलॉजी में एस्टिवेशन। अगला देखते हैं हम लोग, 65 हो गया, 66, पारिस्थितिक संरक्षण रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए, ज्योग्राफी, मैपिंग और इन्वायरमेंट को अगर मिला दें, करंट रिलेटेड घटना, तो 30 से जो है 35 मिनिमम आपको प्रश्न तो देखने को मिलेंगे, ठीक है।
यानी आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। जो लोग पहले से पढ़े हैं बेहतर स्थिति में होंगे, जो लोग इसको इग्नोर किए होंगे उनको दिक्कत होने वाली होगी। इसका आजकल वेटेज तो रहता ही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है पारिस्थितिक संरक्षण रणनीति के बारे में पूछा गया है, और यहाँ भी आपसे पास 3 कथन है और बताना है कितना इसमें करेक्ट है। ये देखते हैं। पहला लिख रहा है, फ्लैगशिप प्रजातियों को मुख्य रूप से पूरे पारिस्थितिक तंत्र को विनियमित करने के लिए उनके पारिस्थितिक प्रभुत्व हेतु चुना जाता है। फ्लैगशिप देखिए, इनके पारिस्थितिक प्रभुत्व के लिए नहीं बल्कि इनके संरक्षण प्रयासों के क्रम में जागरूकता और सार्वजनिक समर्थन को बढ़ाने की उनके क्षमता के लिए चुना जाता है। पहला तो ये सही नहीं बना। ये पहला सही नहीं बना तो ऑप्शन की ओर हम लोग आते हैं, और देखिए ऑप्शन सी चला गया, डी चला गया और ए भी चला गया। देखिए बिना पढ़े आप लोग आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में दिखता है आपको, एक बार इस मेथड को जरूर आप अप्लाई करेंगे, उससे अपना कुछ समय आप बता के दूसरे प्रश्नों में लगा सकते हैं। कीस्टोन प्रजाति के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली बनाए रखने की प्रमुख भूमिका निभाती है, और उनके अभाव से पारिस्थितिक तंत्र में नुकसान बिल्कुल पहुंच सकता है। ठीक है, कीस्टोन प्रजाति। ठीक है, अब जैसे बाघ हो गया तो वो क्या करता है, शिकार वगैरह करता है और शाकाहारी जो भी जीव की आबादी को नियंत्रित करने में बिल्कुल मदद करता है। तो अगर ये नहीं रहे तो नुकसान तो होगा। अगला देखिए, जो है इंडिकेटर प्रजाति का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है, तो करेक्ट ही है, क्योंकि उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से पर्यावरण परिस्थितियों पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप लोग कुछ इंडिकेटर प्रजाति का नाम वगैरह कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन अपना यही बन गया। भारत में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कितना इसमें सही है। तो देखिए पहला क्या लिख रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से जो है कास्पियम हिरसुटम किस्म के से प्राप्त ये होता है। देखेंगे तो बजट में भी 25-26 में कपास की खेती के लिए उसके उत्पादकता को बेहतर करने के लिए कुछ मिशन वगैरह का भी घोषणा किया गया, और उसी में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास किस्म को बढ़ावा देने की बात भी की गई थी। ठीक है, अब भारत में देखेंगे तो अधिकांश कपास जो है लगभग 96% कैस्पियम जो है हिर हिरसुटम होता है, जिसमें मध्यम रेशे वाला कपास होता है। ठीक है, बताइए पहला वाला सही है। देखिए तो ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट है। बात करेंगे अगर हम लोग जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का। ठीक है, ये जो है आपको गैस्पियम बाराबाडेस से प्राप्त किया जाता है, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। भारतीय किसान द्वारा जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास को कम अपनाने का मुख्य कारण इसके प्रति एकड़ कम उपज है। बिल्कुल, इसका जो है उपज जो है देखा जाए तो औसत पैदावार से कम ही देखने को मिलता है। इसमें किसान जो है ज़्यादा इच्छा नहीं जो है जागृत रखते हैं। इस कपास में दक्षिण अमेरिका का स्थानिक है ये। बिल्कुल, इसका उत्पत्ति दक्षिणी जो अमेरिका में ही हुआ है। बाकी इसका अब उत्पादन जो देखा जाए तो मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, पेरू वगैरह में होता है। यहाँ पे 2-3 करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 68, अमेरिका भारत 123 असैन्य परमाणु समझौता के संदर्भ में पूछा गया है, बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। और ये रहा आपका ऑप्शन, अमेरिका भारत 123 असैन्य परमाणु समझौता। देखिए पहला लिखा है, समझौता भारत को परमाणु अप्रसार संधि यहाँ हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु ईंधन की ओर प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान ये करता है। देखिए तो करेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी जो है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ही भारत में अमेरिका के द्वारा डिजाइन किया गया जो है गैर परमाणु रिएक्टर के निर्माण की योजना के लिए आगे बढ़ाया गया। तो बिल्कुल इसके लिए बातें हुई, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। इस समझौते के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु इकाई को अलग करने पर सहमत हो गया। ठीक है,
तो एक नागरिक हो गया और एक सैन्य परमाणु का होगा, बिल्कुल इसके लिए सहमत है, तो दोनों का दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मिशनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें से सौर मिशन है। ठीक है, प्रोबा 3 है, पंच है, तियानवेन जो है फर्स्ट है। ये तो फैक्ट ही पूछा गया आपसे। प्रोब 3 यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी जो है, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, इसी का मिशन है ये, और सूर्य के जो कोरोना का अध्ययन के लिए बनाया गया है। ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखिए, पंच। पंच का फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। पोलारीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। अब नाम से ही पता चल गया होगा आपको ये मिशन किसके लिए। ठीक है, ये भी क्या है आपको, तो सूर्य का जो बाहरी वातावरण है उसके इमेजिंग और सौर वायु की निगरानी के लिए ही है, क्योंकि इसमें भी कोरोना टर्म आपको फुल फॉर्म में ही दिख रहा है। और ये मिशन पूछ सकता है किसका है, तो ये नासा का है। ये भी सही है। तियानवेन फर्स्ट, ये मंगल ग्रह के लिए चीन का मिशन है, बाकी मंगल ग्रह के अध्ययन वगैरह के लिए बनाया गया है। तियानवेन फर्स्ट, तो एक सही नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल 2। डेटा जो है लोकलाइजेशन पे अक्सर निम्नलिखित किस संदर्भ में चर्चा की जाती है। दिख रहा है, घरेलू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विनियमित करना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना, ये अनिवार्य करना कि किसी देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उस देश के अंदर ही संसाधित और संग्रहित किया जाए। डेटा लोकलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए देखेंगे तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी लाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 71, सिंधु जल संधि। ठीक है, अब ये मैटर अभी चर्चा में भी है, तो इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। कौन सा सही है, देखते हैं चलिए। पहला क्या लिख रहा है, ये संधि भारत को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के जल को पूर्ण पहुंच प्रदान करता है। बताइए पहला जो है करेक्ट है क्या? सिंधु जल। देखिए, सिंधु जल में आपको बताया गया था एक तो पूर्वी नदियां हैं, यानी उसमें सतलज हो गई, ब्यास हो गई और रावी। ठीक है, इसका पानी भारत को है, तो इंडिया को। ठीक है, अब पश्चिमी नदियां है जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। और ये बोल रहा है कि जल तक पहुंच भारत को है, तो पहला तो ऐसे ही आप लोग इनकरेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहला इनकरेक्ट किया, ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए आपका सी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। अगला देखिए क्या लिख रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए 1960 में हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, संधि के तहत किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजना विवाद का केंद्र बिंदु रहा है। तीसरा नंबर, बताइए सही है क्या? किशनगंगा और रतले परियोजना, बिल्कुल इस पे विवाद जो है होता रहता है। और चौथा है, भारत जो है झेलम की सहायता नदी पे किशनगंगा परियोजना और चेनाब नदी पे रतले परियोजना का निर्माण जो है कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी अभी आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी नदी नदी का पानी जो है भारत के द्वारा भी पाकिस्तान के लिए रोका गया था। और जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति है अभी, और जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, ठीक है, उसके लिए जो है बिल्कुल ये कदम जो है ठीक ही उठाया गया है। तो एक तरफ तो अभी आप सभी देख ही चुके हैं, ऑपरेशन जो है सिंदूर, और दूसरी तरफ ये, और तीसरा तरफ देखेंगे तो वैश्विक पटल पे जो भारत का दबदबा है, तो चारों तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है घिर चुका है। आज जो है पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान का एक्चुअली में अस्तित्व काफ़ी समय से है ही नहीं। ठीक है, और आगे चल के देखेंगे तो मेरा अपना जो है ओपिनियन है ये, कि हो सकता है कि चीन का जो है कहीं उपनिवेशी बन के पाकिस्तान जो है रह जाए। ठीक है, ना कोई नीति है ना कोई नियत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 72, कौन सा जो है इसमें सही है आपको बताना है।
देखिए लिखा है WHO और संयुक्त राज्य अमेरिका के संगठन की सदस्यता वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। लिखा है कि WHO के संविधान के में सदस्य देशों को किसी भी समय सदस्यता वापसी की अनुमति देने का प्रावधान है, बताइए पहला सही है। WHO का जो संविधान है, देखिए वापस लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, और ये बोल रहा है कि किसी समय सदस्यता वापसी का है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अमेरिकी सदस्यता वापसी प्रक्रिया के लिए 1 वर्ष के नोटिस और वर्तमान वित्तीय दायित्व को भुगतान की आवश्यकता होती है। अमेरिकी जो है कांग्रेस की बात किया जाए तो 1948 में इसमें शर्त रखा गया था, 1 वर्ष का नोटिस और उस वर्ष के बकाये भुगतान के बाद ही वापसी अनुमति मिलेगी। 2023 में चीन अमेरिका के बाद WHO में दूसरा सबसे बड़ा स्वैच्छिक योगदानकर्ता था 2023 में। देखिए 2023 में दूसरा सबसे बड़ा स्वैच्छिक योगदानकर्ता का बात किया जाए तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ही, चीन नहीं है। ठीक है, चीन का योगदान देखेंगे तो मात्र 0.14% है। मिलियन में अगर बात करें तो डॉलर जो है 3.9 जो है मिलियन। WHO में आपको पता ही है कि सबसे बड़ा वित्तीय समर्थक उसका कौन है, अमेरिका ही है। ठीक है, जो समग्र वित्त पोषण का लगभग लगभग 90% अकेले करता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आपका क्या बन जाएगा, केवल 2 ही सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इस सीरीज में, दृष्टि वाले में ही। इसका उत्तर करें आप लोग कौन सा सही है। लिखा है भारत द्वारा 2023 में शुरू किए गए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो बिग कैट अलायंस है, सभी संस्थापक सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया। इसका उद्देश्य 5 बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण को प्रवासों को बढ़ावा देना है। भारत, निकारागुआ, लाइबेरिया, इस्वातिनी और सोमालिया संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता हैं। देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रधानमंत्री के द्वारा ही अप्रैल 2023 में देखा जाए मैसूरी में प्रोजेक्ट टाइगर का 50वें वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था, और गठबंधन में 5 जो है संस्थापक बिल्कुल देश थे इसमें। लाइबेरिया जो है सबसे नया है। ठीक है, पहला वाला तो करेक्ट है आपका। दूसरा लिख रहा है कि इसमें 5 जो है बड़ी, तो आपको 5 नहीं कितना बताया गया था, 7। ठीक है, इसमें जो है 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां है। ठीक है, तेंदुआ हो गया आपका, बाघ, शेर, ठीक है, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इन सब का संरक्षण का बात है। ये आपको इनकरेक्ट हो गया। तीसरा वाला देखे तो बिल्कुल सही है, भारत, निकारागुआ है, लाइबेरिया है, इस्ता, वातनी और सोमालिया। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। देखिए बड़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, एक शानदार सा आप सभी का रिवीजन होगा। इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, ऑप्शन आप लोग एक बार देख लें। देखिए एकीकृत जो पेंशन योजना है इसी के बारे में पूछा गया है। देखिए पहला क्या लिखा गया है, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों का योग्यता सेवा के बाद 10,000 रुपये मासिक वेतन का पेंशन का जो है आपको आश्वासन देती है। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार के द्वारा ही अपने कर्मचारियों के लिए एक नया वैकल्पिक सेवानिवृत्ति योजना दिया गया था। बाकी प्रभावी कब से हुआ था, 1 अप्रैल ये 2024 से। ठीक है, और एकीकृत पेंशन योजना में आप देखेंगे तो इसके तहत कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों एक जो है व्यक्तिगत पेंशन कोष में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% इसमें योगदान वगैरह करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो इसमें देखा जाए तो एकीकृत जो है पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों के लिए एक अलग जो है पुल कार्पस में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 8.5% बात किया गया था। बिल्कुल पहला कथन एकदम सही है कि 10,000 का एक सुनिश्चित मासिक वेतन इसमें दिया जाएगा। ये कम से कम 10 वर्ष की योग्यता जो सेवा पूरा कर लिया हो उसी को ये मिलेगा। एकीकृत पेंशन योजना ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया गया। बताइए सही है क्या, यानी एनपीएस को ये रिप्लेस कर दिया है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये एक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक जो है क्या है माध्यम है। ठीक है, तो इसको ये रिप्लेस नहीं किया गया इसमें। अगला देखिए, सेवानिवृत्त व्यक्ति
का निकटतम परिवार उसके मृत्यु के मामले में सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा ली गई अंतिम पेंशन का 7% हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो बिल्कुल इस योजना में देखा जाए तो कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका कोई निकटतम परिवार जो है सेवानिवृत्त व्यक्ति के द्वारा जो पेंशन है उसका 60% का हकदार बिल्कुल होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप सभी का क्या बन जाएगा? 2 और 1 और 3, दो तो गलत हो गया था। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण को लेके है, ये भी प्रश्न हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इथेनॉल सम्मिश्रण को लेके देखिए पहले क्या लिखा है, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत मिश्रण के लिए प्रयोग किया जाने वाला इथेनॉल 80% शुद्ध अल्कोहल है। ठीक है, 24-25 में देखेंगे तो इथेनॉल खरीदने के लिए बजट वगैरह में बात भी की गई थी। ठीक है, बाकी इसका उद्देश्य क्या है, इथेनॉल मिला दिया जाए पेट्रोल में, जिससे पेट्रोल पे निर्भरता क्या हो, कम हो आपका। ठीक है, इथेनॉल जो है मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की बात करेंगे तो इसमें इथेनॉल में लगभग 99.9% जो है शुद्ध अल्कोहल होता है, और यहाँ पे 80% लिख रहा है, ये तो आपको इनकरेक्ट हो गया। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत 2025-26 तक इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2025-26 तक क्या हम लोग 20% जो है 20:80 वाला अचीवमेंट जो है प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल 20% का ही लक्ष्य रखा गया था। शुरुआत में जो है 2030 तक ये जो है निर्धारित किया गया था कि हम लोग 20% जो है इथेनॉल का मिश्रण जो है पेट्रोल में कर लेंगे, लेकिन फिर इसमें जो है लक्ष्य को बढ़ाकर अब 2025 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका केवल 2। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी यानी ट्रस्ट पहल पे हस्ताक्षर जो है किया है? ये जो है देखेंगे इसी वर्ष का ये घटना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ फरवरी 2025 में ही। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का वाशिंगटन यात्रा था उसी के दौरान ये आपको ट्रस्ट पहल पे हस्ताक्षर जो है किया गया। बाकी इसका उद्देश्य क्या है ट्रस्ट पहल का? आपको सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, अर्धचालक, क्वांटम कंप्यूटिंग, जय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित जो भी महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी है इसके बीच में सहयोग को जो है बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। भारत कतर संबंध के बारे में पूछा गया है, कौन सा इसमें करेक्ट है? एक एक प्रश्नों का आप लोग उत्तर जरूर करेंगे, जैसे लाइव क्लास में आप लोग आंसर करते हैं। ठीक है, भारत कतर संबंध देखिए क्या लिखा है, भारत और कतर ने अगले 5 वर्ष में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए 17 से 18 फरवरी 2025 का ही बात है ये। कतर राज्य के जो है अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन्हीं के द्वारा जो है ये साझेदारी की बात की गई थी, और अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके और बिल्कुल 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने की बात की गई है। ठीक है, साथ साथ 10 अरब डॉलर का कतर में निवेश का भी इसमें बात आपको किया गया था। अगला देखिए, दोनों देश ने अपने व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता, क्या भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है? देखिए ऐसा कुछ समझौता अभी हाल फिलहाल तो नहीं हुआ, तो इसको सही हम लोग नहीं मानेंगे, और ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका ए 78 देखते हैं। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कन्वेंशन 2025 के बारे में आपसे पूछा गया है, बताइए कौन सा सही है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। पहला देखिए क्या लिखा है, कनक्लेव का उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता को अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए एक साथ लाना है, ताकि युवाओं को मजबूत नेता बनने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित किया जा सके। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा ही देखा जाए तो गांधीनगर में जो भूटानी पीएम थे सेरिंग जो है तोबेंग, उन्हीं की उपस्थिति में पहला जो है शोल लीडरशिप कन्वेंशन का आपको उद्घाटन जो है किया गया था। कहाँ किया गया था? ये सब छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे गांधीनगर में बताया। 2 दिवसीय जो है आपको सम्मेलन था, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में के लिए इसमें बात जो है की गई थी, तो अपने जीवन के अनुभव को साझा करने के एक साथ लाना युवाओं को, हाँ बिल्कुल
पहला वाला तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरा, दोष द शॉल गुजरात में स्थित एक सरकारी वित्त पोषित नेतृत्व संस्थान है, बताइए। सॉल, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फुल फॉर्म भी इसका ध्यान रखेंगे। देखिए, एक निजी और वित्त पोषित संस्थान है ये, ना कि सरकारी है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी के क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सही वर्णन कर रहा है? वे सब चर्चित करंट अफेयर है, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम सारे लोग सुने होंगे। पहला लिखा है कि चीन द्वारा एक आर्थिक और रणनीतिक पहल का एक उद्देश्य बुनियादी ढांचों में निवेश के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक विशाल नेटवर्क विकसित करना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चीन के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, उन्हीं के नेतृत्व में ये 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है एक परियोजना लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्राचीन व्यापार मार्ग को क्या किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त में से कितने जो है दलहन आत्मनिर्भरता के लिए भारत के मिशन के अंतर्गत शामिल है? कितने दलहन? लिखा अरहर है, कला जो है चना है और लाल मसूर की दाल है। देखेंगे तो बजट 2025-26, इसी में देखा जाए तो केंद्रीय बजट में इसको अरहर या तूर दाल भी बोला जाता है, और यहाँ पे काला चना, उड़द, लाल मसूर की दाल, इस पे विशेष ध्यान देने की बात की गई थी। और 6 वर्ष में दालों में आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है शुरू करने की घोषणा की गई थी, और इस मिशन के लिए जो है 1000 करोड़, 1000 करोड़ जो है रुपया आवंटित भी किया गया था, ताकि उद्देश्य क्या है कि 3 दलहन फसलों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद और कटाई के बाद भंडारण समाधान भी दिया जा सके, ठीक है, एमएसपी भी दिया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सभी सही है। ये बजट में जो है बात किया गया था कि इसमें आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी। प्रश्न संख्या 81, डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2024, इसके बारे में देखिए क्या पूछा गया है कि कितना कथन आपको सही है। पहला लिखा है, ये विधेयक डिजिटल बाजार प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए पूर्व जो है घटनात्मक नियामक ढांचा का एक प्रस्ताव करता है, ठीक है, बताएं। देखिए, किसी भी घटना के घटित हो जाने के बाद हस्तक्षेप करता है, और ये कह रहा है पूर्व, ठीक है। तो ये जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक है 2024, इसमें पूर्व सक्रिय नियामक ढांचे का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। अच्छा, इससे पहले था आपका जो है 2002 का अधिनियम, उसमें क्या था, पूर्व घटनात्मक ढांचे का उपयोग करता था, यानी घटना घटित हो जाने के बाद हस्तक्षेप जो है करने का बात जो है किया गया था, एक्स पोस्ट का बात किया गया था। और डिजिटल प्रतिस्पर्धा जो है विधेयक में अगर बात करेंगे, यहाँ पे एक्स पोस्ट नहीं, यहाँ पे एक्स जो है एंट, यानी पूर्व सक्रिय, ठीक है, पूर्व सक्रिय होने की बात की गई यहाँ पे। तो ये तो उल्टा ही लिख दिया गया, ये तो आपको इनकरेक्ट हो गया। तो पहला यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन की ओर जाते हैं हम लोग, ये होगा नहीं, और सी भी आपका नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा दूसरा, ये प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों को पूर्व सक्रिय विनियमित करने का अधिकार है। तो देखिए, बिल्कुल पूर्व सक्रिय की बात की गई थी। नेक्स्ट लिख रहा है, एसएसडी के निर्धारण के लिए केवल कारोबार और बाजार पूंजीकरण जैसे मात्रात्मक जो है सीमाओं पर विचार किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मानदंड अपनाने की इसमें बात की गई है, ठीक है। इसमें केवल जो है मात्रात्मक नहीं, तो ऐसे में ये भी सही नहीं बनेगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला देखिए 82, निम्नलिखित जो है पहलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पहल में से कितने पहल का उल्लेख भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 19वें जो है सत्र के दौरान किया गया था? ये आपसे पूछा गया, बताएं।
कितने पहलों का उल्लेख भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जो वन मंच था उसमें किया गया है? और ये रहा आपका ऑप्शन। प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, नेशनल बेम्बू जो है मिशन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र वन मंच की बात करेंगे तो 1970 में जो है 6 से 10 मई 2024 के बीच में ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही आयोजित किया गया था ये। और इसमें देखा जाए तो प्रोजेक्ट आपका टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको जो है भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मंच में 1970 में इस प्रजाति के संरक्षण और आवास सुरक्षा के पहलों पे जो है बात किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 3 ही सही है और ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका सी, नेशनल बेम्बू मिशन। ठीक है, इसका कहीं इसमें उल्लेख जो है नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 83, कृषि सखी कंजर्वेशन कार्यक्रम के बारे में पूछा गया, कितना इसमें सही है? लिख रहा है ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें पैरा जो है एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित करके सशक्त बनाना है। कृषि सखी कंजर्वेशन कार्यक्रम, देखिए आप लखपति दीदी कार्यक्रम सुने होंगे और इसी के तहत एक पहल है कृषि सखी कंजर्वेशन कार्यक्रम। बाकी इसका उद्देश्य क्या है, जो भी गांव की महिलाएं हैं इनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित करके और उनको सशक्त बनाया जाए। ठीक है, ये कार्यक्रम किसी कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो देखिए, ये कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और बिल्कुल ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच में सहयोग से किया जा रहा है, तो ये भी आपको करेक्ट है। पहले चरण में 12 राज्यों को इसमें टारगेट किया गया है। ठीक है, जिसमें गुजरात आपका, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, तमिल वगैरह को रखा गया है। चलिए, यहाँ पे तो दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। 84 देखते हैं, वर्ष 2024 में जारी किए गए साइबर स्पेस संचालन हेतु संयुक्त सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। 84, देखिए लिख रहा है ये सिद्धांत सेना प्रमुख द्वारा सेना कमांडो के सम्मेलन द्वारा जारी किया गया था। संयुक्त साइबर स्पेस संचालन सिद्धांत यानी ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट डॉक्ट्रिन ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन की बात की जा रही है। इसको देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान के द्वारा ही 2024 में नई दिल्ली में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बैठक के दौरान जो है किया गया था, तो सेना प्रमुख के द्वारा तो नहीं। इसका उद्देश्य कमांडर को भूमि, समुद्र और वायु जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में साइबर स्पेस संचालन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। बताइए दूसरा सही है। देखिए, सिद्धांत में देखा जाए तो कमांडर को साइबर स्पेस को स्वतंत्र और अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र के रूप में संचालन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की बात की गई है। इसमें न केवल भूमि, समुद्र और वायु जैसे पारंपरिक क्षेत्र के अंतर्गत बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से साइबर स्पेस को समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसको सही नहीं मानेंगे और ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका केवल एक, सॉरी दोनों का दोनों सही नहीं है ना, पहला भी तो इनकरेक्ट ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से ई जो है मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है? ठीक है, कौन सा इसमें सही है आपको बताना है। देखिए पहला नंबर, ये ऊर्जा भंडारण जो है, सामग्री पुनर्चक्रण और ईवी एग्रीगेट जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। देखिए तो पहला वाला तो सही है, ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया। देखा जाए इसका बात किया जाए तो जुलाई 2024 में ही भारत सरकार के द्वारा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन मूल्य श्रृंखला में आयात पर निर्भरता को कम करना है। ये भी करेक्ट है। 5 वर्ष में देखा जाए तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करके ई मोबिलिटी क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। भारत आयात पर निर्भरता को कम करना और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो है व्यापक रूप से बढ़ावा की बात इसमें की गई है। ये रोड मैप केवल ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन
ऑफ इंडिया के द्वारा बाहरी मार्गदर्शक के बिना तैयार किया गया था? देखिए, इसमें देखा जाए तो केवल एआरआई के द्वारा तैयार नहीं किया गया था। इसमें रोड मैप में ई मोबिलिटी पे परामर्श समूह था, उसका समग्र जो है मार्गदर्शन में इसको तैयार किया गया था, जिसमें सरकार, शैक्षिक संस्थान, उद्योग जगत ये सब शामिल थे। ऐसे में इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। हाल ही में लद्दाख की रॉक जो है वर्निश परतों में खोजे गए मैग्नेटो फॉसिल्स के बारे में पूछा गया, कौन सा सही है? ये जो है परसिवरेंस रोवर द्वारा देखे गए मार्टियन रॉक कोटिन्स के साथ जो है समानता को दर्शाता है। करेक्ट है। ये जो है मैग्नेटोटिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न चुंबकीय कण को जीवाश्म अवशेष होते हैं, तो दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 87, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह आंध्र प्रदेश में लोअर जो है सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के योगदान देने के बावजूद बिना बिजली के जीवन जीने के लिए खबरों में था? यानी इनके योगदान के बाद भी बिना बिजली के जीवन जीने के लिए खबरों में थे, इनके बारे में आपको बताना है। सही क्या बनेगा यहाँ पे? 4 जनजाति है, एक पोरजा है, पगाटा, गोंड और कोंडा जो है डोरा। ये लोग खबर में थे, अगस्त 2024 का एक खबर है। आंध्र प्रदेश जो है 1970 के दशक में ही लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण में इनका योगदान था, और बाकी देखे तो 1970 से लेकर 50 वर्ष प्लस हो गए, उसके बाद भी ये लोग लाभान्वित इससे नहीं है। खैर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 88 देखते हैं। कृषि में अवसंरचना विकास योजना पहल है और कौन से प्रावधान है, तो ये आपको बताना है। और इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ये रहा आपका ऑप्शन, कितना इसमें सही सुमेलित है। एक एक करके देखते हैं। पहले देखिए क्या लिख रहा है, कृषि अवसंरचना कोष। इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक पात्र इकाई विभिन्न स्थानिक शासक निर्देशिका कोड्स के अंतर्गत अधिकतम 25 परियोजना को लाभ प्राप्त जो है कर सकती है, तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा है कृषि विपणन और संरचना योजना, समेकित कृषि विपणन स्कीम के अंतर्गत भंडारण और संरचना विकास के लिए सब्सिडी इसमें प्रदान जो है किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा पीएम कोल्ड चेन योजना, इस योजना के तहत स्टैंड अलोन कोल्ड जो है स्टोरेज इकाई भी फंडिंग के लिए पात्र है। तीसरा देखिए, वित्त पोषण के लिए बिल्कुल ये पात्र नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, राज्यों के सहयोग से 3 वर्षों के भीतर किसानों और भूमि का डिजिटल मानचित्रण तैयार करने का ही लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है और ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला देखते हैं 89। देखिए 89 में कथन कारण का प्रश्न है और कथन कारण में आपका ऑप्शन ये रहा। देखिए पहला क्या लिख रहा है, छठे जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसी के तहत डिजिटल बुनियादी ढांचे पहल के बारे में ही है। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन, पहला लिख रहा है क्वाड के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और परियोजना का सिद्धांत एक समावेशी, खुले और सुरक्षित डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लिख रहा है ये सिद्धांत भारत प्रशांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क के निर्माण पर जोर देता है। बताइए सही है। देखिए इंडो पैसिफिक जो देश है, इनके कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समुद्र के नीचे केबल परियोजना की ओर महत्वपूर्ण निवेश इसमें तो किया गया है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। बाकी ये पहल देखा जाए तो केबल कनेक्टिविटी और लचीलापन के लिए क्वाड पार्टनरशिप का हिस्सा है। ठीक है, क्वाड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। और ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, एक सही है लेकिन दो सही नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 90। लिखा गया है कि फिरना जो है, फिरना राचने डेसिपिएनस के बारे में पूछा गया है, कौन सा सही है। ठीक है, और ये भी कथन और कारण ही है आपको। देखिए बाकी ऑप्शन आप लोग देख ले, ऑप्शन यही रहा आपका। पहला है कि ये जो
हिरना राचने डेसिपियनस, जिसे बर्ड डंग क्रेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, शिकारियों से बचने के लिए पक्षी की वीट की नकल करता है। ठीक है, ये तो सही है आपको। दूसरा लिखा है, ये मकड़िया विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के सदाबहार जंगल में देखने को मिलती है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया मलेशिया इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत में भी हाल फिलहाल देखने को मिला है, असम वगैरह में। ठीक है, पूर्व एशिया सदाबहार वन क्षेत्र में नहीं है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत में जलवायु विद से संदर्भ में एक विशेषता और एक विवरण दिया गया है। कितना सही सुमेलित है आपको बताना है। लेके करके देखते हैं। पहला जो है, मुख्य चुनौती निजी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को जुटाना है। बताइए, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए हैं, जलवायु विद के लिए है। तो निजी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को जुटाना है, तो बिल्कुल चुनौती है। अगला देखिए, ऊर्जा संक्रमण फोकस, कोयले से नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण। बिल्कुल, कोयला से जो हम लोग किस पे शिफ्ट होने का काम कर रहे हैं, नवीनकरणीय ऊर्जा पे। और 2030 तक लक्ष्य भी रखा गया है कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 50% जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2070 तक का टारगेट आपको पहले से पता है, शून्य जो है शुद्ध उत्सर्जन की बात की गई है। दूसरा वाला सही है। अगला देखिए, ग्रीन बॉन्ड की भूमिका, अक्षय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये भी करेक्ट ही है। चौथा, प्राथमिक फंडिंग स्रोत विशेष रूप से विदेशी सहायता से है। ये देखिए, भारत में जलवायु वित्त के लिए प्राथमिक धन स्रोत केवल विदेशी सहायता से नहीं, भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त भी प्राप्त करता है। तो इसके लिए अधिकांश जलवायु कार्यों के लिए घरेलू संसाधन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें आपको सरकार बजट और निजी क्षेत्र का निवेश वगैरह भी होगा। यहाँ पे विशेष रूप से विदेशी सहायता दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, और इस तरह से ऑप्शन 3 सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जन योजना अभियान के बारे में है। जन योजना अभियान, इसमें भी कथन है, 2 कथन दिए गए हैं, और ये रहा आपका ऑप्शन। बताइए, 3 कथन है इसमें। ठीक है, कौन सा आपको सही है? चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन आप लोग देख ले, थोड़ा इसका ऑप्शन अलग है। जैसे देखिए, पहला में लिख रहा है कि 2 3 दोनों सही है, और दोनों कथन एक का व्याख्या कर रहा है। 2 3 सही है, लेकिन उसमें से केवल एक ही कथन व्याख्या। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है, और एक का व्याख्या कर रहा है, और चौथा है न तो कथन 2 और न तो कथन 3। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। लिखा गया है कि इसका उद्देश्य है जन योजना अभियान का विकास योजना को तैयार करने में जन भागीदारी को तीव्र करना। ये तो कथन नंबर 1 हो गया। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन 2 और 3 में कोई कर रहा है कि नहीं, ये आपको बताना है। जन योजना अभियान, बिल्कुल इसका उद्देश्य है कि पंचायत विकास योजना को तैयार करके जन भागीदारी को क्या करना, तेज करना। ठीक है, स्थानीय विकास पहले को आयाम देने में सामुदायिक भागीदारी को बल जो है देने की बात इसमें की गई है। दूसरा, ये अभियान पंचायतों के सभी 3 स्तर यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला में कार्यान्वित जो है किया जाएगा। तो ये भी कथन क्या आपको करेक्ट है। अगला देखते हैं, कथन 3, ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। बताइए, तीसरा सही है क्या? देखिए, अभियान केवल अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर केंद्रित नहीं है, इसके बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी संरचना, सामाजिक न्याय सहित ग्रामीण विकास के बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात इसमें की गई है। ये तो सही नहीं बनेगा। अब देखिए, आप आंसर कौन सा करेंगे। 2 और 3 तो सही नहीं है, पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। 2 3 सही नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। कथन 2 और 3 में केवल एक सही है। जो कथन आपको कौन था, 2 सही था, और एक का व्याख्या भी वो कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी। ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिया गया है। 93 देखते हैं, इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है। देखिए, भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लिख रहा है कि एस तारापुर समिति की सिफारिश के अनुसार भारत के कुछ उदाहरणों को छोड़कर पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तन का परित्याग जो है किया। देखिए, एस तारापुर समिति ने पूर्ण पूंजी खाते परिवर्तन का परित्याग करने की सिफारिश बिल्कुल नहीं की थी। इनके द्वारा जो है पूर्ण पूंजी परिवर्तनता की अनुमति देने की दिशा में आगे बढ़ाने की सिफारिश किया गया था। दूसरा, भारत वर्तमान में स्वचालित मार्ग के माध्यम से एक निर्दिष्ट सीमा तक विदेश में निवेश करने के इच्छुक कारपोरेट्स के लिए पूर्ण जो है पूंजी खाता परिवर्तन का अनुमति बिल्कुल देता है। वर्तमान की बात करेंगे तो पूंजी खाता में लगभग 40:60 की बात की जा रही है। इसमें जो है भारत कारपोरेट्स को विदेशों में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत पूर्ण परिवर्तनीयता का अनुमति जो है मिल रहा है। ऐसे में दूसरा वाला सही है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी, केवल 2। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डामिनो जो है इफेक्ट शब्द का सर्वोत्तम जो है वर्णन कर रहा है? लिख रहा है कि ऐसा स्थिति जहां मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं जिससे मांग में गिरावट आ जाती है, क्या इसको हम लोग डामिनो इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया जिसमें एक क्षेत्र या इकाई के विफलता से अन्य क्षेत्र में असफल हो जाने जिससे व्यापक आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 94, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, डामिनो इफेक्ट। देखिए, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया ही होता है जिसमें अगर एक यूनिट फेल हो गया, एक आर्थिक इकाई फेल हो गया, तो उसका बाजार के विफलता के अन्य क्षेत्र पे एक श्रृंखला बना देता है। ठीक है, यानी एक जो है डोमेन गिरने पे सारे जो है डोमेन क्रमशः गिरने लगते हैं और इसे अर्थव्यवस्था क्षेत्र में विशेष रूप से एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 2008 अमेरिका में जो है सब प्राइम मार्गेज संकट से वैश्विक वित्तीय संकट जो है देखने को मिला था। और ये जो है डोमिनो इफेक्ट का एक बेहतर उदाहरण है कि कैसे जो है एक कोलैप्स होने से कितना जो है बड़ा संकट देखने को मिला था। 95, निम्नलिखित जो है पे विचार कीजिए, बताइए कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर कटौती को संभावित परिणाम है। देखिए, रेपो दर में अगर कटौती किया जाए तो इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारे लोग सही उत्तर करने का प्रयास करेंगे। लिख रहा है वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण सस्ता हो जाएगा। देखिए, रेपो रेट अगर कम होगा, जाहिर सी बात है, रेपो रेट अगर कम किया जाता है तो वाणिज्यिक बैंक के लिए आरबीआई से धन उधार लेना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई से सस्ता पे क्या करेगा, धन उधार लेगा। तो जनता के लिए जो उधार देने में भी क्या आएगा, उधार दर में कमी आएगा। उधार दर में कमी आएगा तो ऋण सस्ता हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। उपभोक्ता व्यय और निवेश मांग बढ़ सकता है। दूसरा, देखिए, अगर जाहिर सी बात है इकोनॉमी में अगर अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति बढ़ जाए तो उपभोक्ता व्यय और निजी निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता व्यय भी ज्यादा करेंगे और निजी निवेश में भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में ओवरऑल मांग बढ़ ही जाएगा। मुद्रास्फीति लिख रहा है कि बढ़ सकती है, बताइए सही है क्या? बिल्कुल, और लोगों पे कर का बोझ भी बढ़ सकता है ऐसे में। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में शहरी जो है सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें कितना सही है। शहरी सहकारी बैंक लिख रहा है संबंधित राज्य सरकार के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है, लेकिन बैंकिंग विनियम अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको विनियमित किया जाता है, शहरी सहकारी बैंकों को। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जो भी शहरी सरकारी बैंक होता है जिस राज्य से संबंधित है वही राज्य जो है सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी अधिनियम के तहत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत करता है, लेकिन आरबीआई के द्वारा ही इसको विनियमित किया जाता है। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत शहरी सहकारी बैंक केवल अपने सदस्य और प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्रों को ही ऋण दे सकते हैं, आम जनता को नहीं। बताइए सही है। देखिए, जो भी शहरी सहकारी बैंक होता है केवल सदस्यों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने तक यहाँ पे बताया है कि दे सकता है, नहीं बिल्कुल उस तक तो सीमित नहीं है।
आम जनता को भी ऋण देने का अनुमति है इसमें, विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में। ठीक है, ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, और ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल ए 97। भारत में बीमा क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, बताना है कौन सा सही है। बीमा क्षेत्र, देखिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जो देश में जीवन और सामान्य बीमा दोनों के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। पहला वाला तो करेक्ट है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास IRDA के बारे में एक वैधानिक निकाय ही है, और ये देश में क्या करता है, जीवन और सामान्य बीमा दोनों को नियंत्रित करता है। दूसरा, भारत में बीमा कंपनियों को निवेशकों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी फंडों को विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना अनिवार्य है। बताएं सही है क्या? देखिए, इसमें प्रतिभूति, बुनियादी ढांचा, इक्विटी सब शामिल रखा जाता है। यहाँ पे लिख रहा है कि सभी फंडों के लिए केवल सरकारी प्रतिभूति, ऐसे में सही नहीं बनेगा, और ऐसे में उत्तर आपका केवल एक 97 हो गया। 98, मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा के बारे में पूछा गया है, बताना है कौन सा करेक्ट है। मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा, पहला है, मुद्रास्फीति अंतराल से तात्पर्य है कि उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पे समग्र आपूर्ति की तुलना में समग्र मांग में अधिकता से है। ठीक है, बताएं। मुद्रास्फीति अंतराल यानी जो आपको इन्फेंट्री गैप के बारे में पूछा जा रहा है, उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पे समग्र आपूर्ति की तुलना में समग्र मांग अधिक होने से है। बिल्कुल ये सही है, इसको मुद्रास्फीति अंतराल बोला जा सकता है। आगे देखिए क्या लिख रहा है। लिखा गया है कि यदि उपयुक्त राजकोषीय या मौद्रिक उपाय द्वारा संबोधित नहीं किया गया हो तो मुद्रास्फीति अंतराल मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बिल्कुल ऐसा कंडीशन हो सकता है। 99, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना हेतु बुनियादी ढांचा का निर्माण के लिए निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना जो है करेक्ट है, इसमें कितना सही है। देखिए, पहला लिख रहा है, ये योजना देश में एग्रो जो है प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा छत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत शुरू किया गया है। इसको किसान प्रसंस्करण क्लस्टर योजना, बिल्कुल करेक्ट है। ये योजना सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% और पूर्वोत्तर राज्य में पात्र लागत का 50% तक अनुदान का बिल्कुल परिकल्पना इसमें किया गया है। तीसरा, ये योजना खाद्य उत्पादों में फार्म टू मार्केट मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने में मेगा फूड पार्क योजना का पूरक है। देखिए, ये मेगा फूड पार्क नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका पूरक ये नहीं है, क्योंकि ये तो 2021 में ही बंद हो गया था आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका केवल 2 सही है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए, बाजार का प्रकार है और विवरण है। देखिए, पहला क्या है, प्राथमिक बाजार। ठीक है, वह बाजार जहां नई प्रतिभूति पहली बार जारी की और बेची जाती है, क्या इसको हम प्राथमिक बाजार बोलते हैं? बिल्कुल, नई प्रतिभूति जैसे शेयर बॉन्ड है, इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। आमतौर पे इसको हम प्राथमिक सार्वजनिक निगम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO के माध्यम, IPO बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो सही है, जहां नई प्रतिभूति पहली बार जारी की जाती है और बेची जाती है, इसको हम लोग IPO बोलते हैं। द्वितीय बाजार, वह बाजार जहां मौजूदा प्रतिभूति निवेशकों के बीच खरीदी और बेची जाती है, द्वितीय बाजार। देखिए, द्वितीय बाजार नाम ही है, तो इस बाजार में क्या होगा, पहले से जो जारी किया गया प्रतिभूति है उसी को निवेशक क्या करेंगे, खरीद बेच करेंगे। ठीक है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE है, इसके तहत जो भी निवेशक जो है खरीद बेच वगैरह करते हैं। शेयर बाजार आप लोग नाम सुने ही होंगे। मुद्रा बाजार, दिख रहा है, दीर्घकालीन ऋण और इक्विटी उपकरण से संबंधित है मुद्रा बाजार।
देखिए मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन वित्तीय उपकरण है, ये दीर्घकालीन नहीं है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये अल्पकालीन है। इसमें आप देखेंगे जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर वगैरह हो गया। अगला देखिए डेरिवेटिव मार्केट, वायदा और विकल्प जैसे वित्तीय साधनों में व्यापार है। देखिए ये तो सही है, फ्यूचर और ऑप्शन से ही संबंधित है इसमें। तो इसमें मूल्य अन्य आधारित परिसंपत्ति जैसे शेयर सूचकांक इस पर निर्भर करता है, वैरी करते रहता है डेरिवेटिव मार्केट में। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, एक गलत था तो केवल 3। चलिए इस तरह हम लोग टेस्ट नंबर 17 आपका फुल लेंथ का समाप्त हुआ। अब अगला टेस्ट जो है आपको टेस्ट नंबर 18 मिलेगा। अभी एक आध दिन के लिए बस आपको इस फॉर्मेट में लेक्चर जो है अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, बाकी देखिए एग्ज़ाम आपका चूँकि फिक्स टाइम पे ही है, तो वैसे बोला गया था एग्ज़ाम से पहले जो है सब टारगेट पूरा करेंगे। कुछ व्यस्तता होने के कारण आपको जो है ये अलग फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकी उसके बाद जैसे ही उपलब्धता होता है, क्लास जैसे लाइव चलता है वैसे ही लाइव ही चलता रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए अपने पास तो कोई डिजिटल ऑनलाइन टीम है नहीं। सबसे पहली बात कि जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, एक कमेंट बॉक्स में एक अपना कमेंट जरूर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये श्रृंखला आप सभी के लिए बेहतर ही होगा। और दूसरा, आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम का पिछला साल का जो अगर रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे बहुत ही खराब है। ठीक है, और स्पेशली सी सेट के कारण जो है काफ़ी प्रीलिम्स में लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं। इसके अलावा जीएस पेपर तो है ही। तो ऐसे में सी सेट का पेपर और जीएस का पेपर जो भी आपको कराया जा रहा है, इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि हिंदी माध्यम के जो भी लोग हैं उससे अधिक प्रैक्टिस कर सकें और प्रीलिम्स में बेहतर जो है परफॉर्मेंस कर सकें। ये आप लोग का दायित्व है, मेरे पास कोई टीम नहीं है। आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप लोग की मर्जी। ठीक है, बाकी कुछ लोग जो है बिल्कुल शेयर कर रहे हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं, उनको धन्यवाद है। ठीक है, दूसरी बात कि जैसा मैं बताया हूँ, इस सोमवार के बाद आपको जो है खुद से फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा। वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ दिया जाता है इस चैनल से रिलेटेड, तो आप उससे जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको जो है जो टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है, इसके अलावा मैं फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, और वो भी आपको एग्जाम टाइम में। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हो सकता है आपको संडे को भी एक टेस्ट मिल जाए, इस संडे को। ठीक है, इस संडे को भी एक फुल लेंथ टेस्ट, चलिए संडे को रख ही देते हैं। ठीक है, तो संडे को एक आपको फुल लेंथ का टेस्ट मिलेगा, और उस दिन 2 टेस्ट आपको देने का प्रयास करेंगे हम। एक फुल लेंथ का जो है जीएस वाला, और एक फुल लेंथ का आपको सी सेट का। ठीक है, तो एक आप लोग देख सकते हैं कि आज यदि आपका एग्जाम होता तो किस स्तर पे होते। चलिए संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट हम लोग आपको एग्जाम टाइम पे, अब एग्जाम टाइम तो सभी को पता ही है कि यूपीएससी का एग्जाम टाइम क्या होता है। ठीक है, तो पहला पेपर जो है आपका जीएस का रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है सी सेट का रहेगा। उसके बीच में जैसे ब्रेक रहता है वैसे ब्रेक भी दिया जाएगा, और दोनों का उत्तर जो है आपको एग्जाम समाप्त होने के बाद आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, मिला के और देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल इसको एग्जाम के जैसे ही देंगे। ठीक है, मैं तो पर्सनली किसी को जो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने ईमानदारी से इस टेस्ट को देने का प्रयास करेंगे, जीएस और सीसेट का। और ऐसा जो है 2-3 टेस्ट और जो है करने का मेरा टारगेट है। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 5 टेस्ट ऐसा आपको करा दिया जाए, जिससे एग्जाम हॉल में आप बैठे तो पहले से ही इसके लिए फ्रेंडली रहें। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको मार्केट जाएंगे, जिनके पास ओएमआर अवेलेबल नहीं है, ओएमआर सीट, आप ओएमआर सीट जो है परचेज कर लेंगे। बहुत कम प्राइस में 10-20 रुपया में आपको एक ओएमआर सीट मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारा आपको पेज उपलब्ध होगा। आप ओएमआर सीट ले लेंगे, और जो पेन का आप इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वही पेन परचेज कर लेंगे। और बिल्कुल एग्जामिनेशन टाइम में बिल्कुल बैठ जाएंगे किसी एकांत जगह पे, और जीएस का पेपर लगाने का प्रयास करेंगे, और फिर सी सेट का भी, और देखेंगे कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। इससे अगर किसी का मार्क्स कम आ रहा है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक सेल्फ टेस्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इस टेस्ट में यदि आप कम नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स में भी कम ही आएगा। ऐसा बहुत सारा केस हम देखे हैं कि टेस्ट में जो है कम नंबर आ रहा है, प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा आ गया। टेस्ट में ज़्यादा आ रहा है, किन्हीं किन्हीं का प्रीलिम्स में मुख्य वाले में कम आ गया। क्योंकि यूपीएससी क्या है, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं, PYQ के आधार पे जो है बात कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ होगा। ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्टनेस जो है, आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करके सोचे कि इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा जो है देखने को कम मिलता है। चलिए, तो संडे को जो है रहेगा ये टेस्ट, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी मेंशन कर ही देंगे हम, और बाकी आपको लेक्चर मिलता ही रहेगा, तो आप लोग लेक्चर देखते रहें, खूब सारा रिवीजन करते रहें। ठीक है, और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास जो है करते रहें। ठीक है, और आगे आप आने वाले समय में आप सभी के लिए एक बेहतर प्रोग्राम है जो एक आध दिन में हम अनाउंस करेंगे, तो उसमें जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो लोग ऐड हो सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।